नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्याम आपका स्वागत करता हूं इस चैनल की दूसरी कक्षा में। पिछली कक्षा जो कि भाषा पर केंद्रित थी उसको लेकर आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और सकारात्मक आपका रवैया था और इस बात को लेकर मुझे खुशी है कि आपको मेरा पढ़ाया कम से कम पसंद आ रहा है। तो यही यात्रा शुरू कर रहे हैं और लगातार हम बढ़ते जाएंगे आगे और पढ़ते जाएंगे कि किस तरह से हिंदी का विकास हुआ, किस तरह से हिंदी साहित्य का विकास हुआ, हिंदी व्याकरण क्या है। इन तमाम कक्षाओं को धीरे धीरे इस चैनल पर अपलोड करता जाऊंगा और पहली कक्षा जो कि 6-7 दिन पहले मैंने अपलोड की थी उसको लेकर आपका रवैया बहुत सकारात्मक था। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने उस कक्षा को देखा और सराहना की। आज की कक्षा दरअसल जो पिछली कक्षा जहाँ पर हमने छोड़ी थी उससे आगे की ओर बढ़ने का इस कक्षा में प्रयास रहेगा और कोशिश रहेगी कि जहाँ हमने भाषा के बुनियादी ढांचे को समझा और जो बुनियादी समझ होनी चाहिए किसी भी भाषा को लेकर, उस कक्षा में हमने उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी। उसमें हमने हिंदी की बात नहीं की थी, हमने दुनिया भर की या जितनी भी भाषाएं ईजाद हुई है जिसको मनुष्य समझ सकता है या मनुष्य बोल सकता है, लिख सकता है, उस भाषा की हमने बात की थी। तो इस कक्षा का जो टॉपिक है वो मैंने आपसे पूछा था कि किस पर बात की जानी चाहिए। फिर मुझे भी लगा कि जब हमने भाषा को वहाँ पर छोड़ा है तो भाषा को ही आगे क्रियान्वित किया जाए, इसी सिलसिले को आगे बरकरार रखा जाए। तो इस कक्षा में जो कि आपने थंबनेल और टाइटल पर देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को समझेंगे। यानी भाषा के बाद में हिंदी किस तरह से विकसित हुई, हिंदी कौन से भाषा परिवार से ताल्लुक़ रखती है और हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है, उन तमाम चीज़ों को हम इस कक्षा में देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि ये जो कक्षाएं हैं मैं इस दृष्टि से बना रहा हूं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी समझ पाएँ और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी समझ पाएँ। तो इन विषयों में जो जटिलताएं हैं उनसे मैं बचने की कोशिश करता हूं और जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको सरलता से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। कुछ विद्यार्थियों का यह सुझाव था कि आप डिजिटल बोर्ड मंगवा लें, क्योंकि आप जब मार्कर से लिखते हैं तो दिखते नहीं हैं। तो मैं क्षमा चाहूँगा, कुछ दिन के बाद में वह भी तमाम सुविधाएं आपके सामने होंगी, लेकिन शुरुआत दरअसल इन्हीं चीज़ों से हो तो यात्रा का मज़ा आता है। तो आज की कक्षा का जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो इस विषय को पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। ख्याल ये रखना चाहिए कि जो हमने पिछली कक्षा जहाँ पर छोड़ी थी वो छोड़ी थी भाषा, और भाषा के बुनियादी ढांचे को, भाषा की बुनियादी समझ को हमने वहाँ पर समझने की कोशिश की थी। देखिए दोस्तों, दुनिया भर में भाषाएं बोली जाती है, अंग्रेज़ी हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, न जाने कितनी ही भाषाएं हैं। और जो भाषाविद हैं, जो विद्वान हैं भाषा के, उनमें एक मत नहीं है कि दुनिया में कितनी भाषाएं हैं। मानते हैं कि 2500 से लेकर 3000 के बीच में भाषाएं हैं। कुछ लोग 3000 से अधिक बताते हैं, कुछ लोग 3000 से कम बताते हैं, लेकिन अधिकांश किताबों में 2500 से 3000 के बीच में भाषाएं मिलती हैं। तो मोटे तौर पर आप इस संख्या को याद रखें कि दुनिया भर में 3000 के करीब भाषाएं हैं। तो हम हिंदी के उद्भव को समझें उससे पहले हमें थोड़ा और डीप जाना चाहिए और गहराई में जाकर हमें समझना चाहिए कि हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई। और यह समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। एक होती है भाषा, एक होती है बोली। आप जानते हैं कि कोई भी भाषा है वो आसमान से तो टपकती नहीं है या अचानक से प्रकट नहीं होती है। एक भाषा के विकास में सालों लगते हैं, कम से कम 500 वर्ष का
वक्त लगता है। तो एक भाषा शुरुआत में क्या होती है? एक बोली होती है, और बोली के बाद में वह क्या बनती है? भाषा बनती है। इस बात को आप समझिए। अगर हम इसी बात को दूसरी तरह से कहें तो क्या कहेंगे कि भाषा जब बिगड़ जाती है तो क्या बनती है? बोली बनती है। भाषा की बिगड़ने से बोली बनती है, और बोली के विकसित होने से भाषा बनती है। इस बात को आप गौर से समझिए और इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी का उद्भव हो या दुनिया की किसी भी भाषा का जो उद्भव है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। बोली विकसित होकर भाषा बनेगी, और भाषा जब ज़्यादा जटिल हो जाए, जन सामान्य उसे समझ न पाए और उसको जब गलत उच्चारित करे, गलत तरीके से उसको बोला जाए, तो वह क्या बन जाती है? बोली बन जाती है। किसी भी बोली के भाषा बनने के क्रम में एक सुदीर्घ विकास एक सामाजिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, और उसमें 4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो एक बोली को भाषा बनाता है। गौर से समझिएगा कि एक बोली भाषा कब बनती है? जब वह 4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरे। बोली में अगर साहित्य विकसित हो जाए तो भाषा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है किसी भी बोली की। बोली का अगर व्याकरण लिखा जाए, बोली अगर राजकाज के कार्यों में इस्तेमाल की जाए, या बोली धार्मिक या सांस्कृतिक विचारों उपदेशों का माध्यम बन जाए प्रसारित करने का, तो बोली सांस्कृतिक, यानी बोली किसी भी धर्म से नत्थी हो जाए, धार्मिक उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बन जाए अगर बोली, तो भाषा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, या वह बोली भाषा बन जाती है। यानी बोली अगर इन 4 मानकों पर खरी उतरकर अगर वह विकसित हो जाए तो वह भाषा बन जाती है। और भाषा अगर इतनी जटिल हो जाए कि जनता उसे समझ ही न पाए, और जनता जब उस भाषा का गलत उच्चारण करते हुए उसको मतलब विकृत रूप में अपने परस्पर उसका इस्तेमाल करने लग जाए, तो वह बोली बन जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम समझेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। दुनिया भर में हजारों भाषाएं हैं, इस बात को आप समझते हैं, और तमाम भाषाओं का अध्ययन करने के लिए भाषाविदों ने दरअसल 4 भूक्षेत्रों में भाषा को बांटा। भाषा को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। तो भौगोलिक आधार पर भाषा का वर्गीकरण किया गया। यहाँ से हम शुरू करते हैं, उसके बाद में हम हिंदी तक पहुँचते हैं। तो भौगोलिक आधार पर भाषा का वर्गीकरण, ये देखिए, यानी दुनिया के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। यानी कह सकते हैं कि इन 4 दुनिया के हिस्सों में, पृथ्वी के हिस्सों में भाषाओं का विकास हुआ। पहला भौगोलिक क्षेत्र है यूरेशिया। यूरेशिया के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, यूरोप और एशिया, यानी यूरोप और एशिया के इन भौगोलिक क्षेत्र में जिन भाषाओं का विकास हुआ वो यूरेशिया भूक्षेत्र के अंतर्गत आती है। दूसरा है अफ्रीका भूखंड। तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड, और चौथा अमेरिकी भूखंड। इन 4 भूक्षेत्रों में भाषाओं का विकास हुआ, या इस तरह से उनका वर्गीकरण किया गया। विद्वानों में यह विभेद है और एक मत नहीं है कि इन भूक्षेत्रों में
कितने भाषा परिवारों का विकास हुआ। कुछ कहते हैं 13 हैं, कुछ कहते हैं 100 हैं, लेकिन निर्विवाद रूप से, और जब हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं तो निर्विवाद रूप से 18 भाषा परिवार माने जाते हैं। 18 भाषा परिवार, यानी इन 4 भूक्षेत्रों में 18 भाषा परिवार, यानी एक परिवार में अनेक भाषाएं। तो यूरेशिया में 10 भाषा परिवार विकसित हुए, अफ्रीका भूखंड में 3 भाषा परिवार, प्रशांत महासागरीय भूखंड में 4 भाषा परिवार, और अमेरिकी भूखंड में 1 भाषा परिवार, जो कि अमेरिकी भाषा परिवार के नाम से ही जाना जाता है। तो यूरेशिया के अंदर जो कि सबसे बड़ा भाषा परिवार है, यहाँ पर 10 भाषा परिवार विकसित हुए। इनमें एक था भारोपीय भाषा परिवार, और इस भारोपीय भाषा परिवार को एक दूसरे नाम से जाना गया, जिसका नाम था आर्य भाषा परिवार, यानी भारोपीय भाषा परिवार को ही आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। भारोपीय शब्द से आप समझ पा रहे होंगे भारत और यूरोप, यानी भारत और यूरोप के इस भूक्षेत्र में जो भाषाएं विकसित हुई उन्हें भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में आप आर्य भाषा परिवार भी कह सकते हैं। तो हमारी हिंदी है वह दरअसल आर्य भाषा परिवार की ही आगे चलकर भाषा है। तो इतनी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। भौगोलिक आधार पर भाषा को 4 भागों में बांटा गया है, यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिकी भूखंड। और इन 4 भूखंडों पर 18 भाषा परिवार विकसित हुए, जिनमें यूरेशिया से 10 भाषा परिवार आते हैं। उन 10 भाषा परिवारों में एक भाषा परिवार है जिसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार, और भारोपीय भाषा परिवार को ही आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। तो अगर इतनी बात समझ आ गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी भाषा के विकास में हजारों साल लगते हैं, सैकड़ों साल लगते हैं। तो आर्य भाषा परिवार का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो मोटे तौर पर मान सकते हैं कि यह इतिहास दरअसल 3500 से 4000 साल का है, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर आज तक। यानी ये जो टाइम है, जैसे इतिहास का टाइम है, उसी तरह से भाषा का वही इतिहास है जो कि हम राजनीतिक या सांस्कृतिक या धार्मिक इतिहास पढ़ते हैं। तो आर्य भाषा परिवार जो कि यूरेशिया भूक्षेत्र से आता है, आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार से जिस भाषा का जन्म हुआ, और भी भाषाएं थी, इनमें से एक भाषा जिसका नाम था, आप सब जानते हैं, संस्कृत। संस्कृत आर्य भाषा परिवार से जन्मे, और संस्कृत आप जानते हैं कि एक कठिन भाषा है, और उस दौर के जो विद्वान थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो संस्कृत का इस्तेमाल किया करते थे। संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, पाली से प्राकृत का जन्म हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का जन्म हुआ, और अपभ्रंश से अवहट्ट का जन्म हुआ, अवहट्ट का जन्म हुआ, और अवहट्ट से जो हमारी आधुनिक भाषाएं हैं उनका जन्म हुआ। ये एक सरल तरीके से मोटे तौर पर एक खाका है जिस तरह से भाषाओं का विकास हुआ। देखिए, दूसरी भाषा कैसे जन्मती है, आप उसी बात पे चले जाइए जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि कोई भाषा जब कठिन हो जाए, जनता उसको न पढ़ पाए, न सुन पाए, न बोल पाए, यानी समझ पाए और न बोल पाए, तो उस भाषा का वह गलत उच्चारण करके उसको बोली की तरह इस्तेमाल करते हैं, और उस भाषा की बोलियां बन जाती हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मान लो भारत के अंदर संस्कृत है, और संस्कृत का जो मानक उच्चारण है या मानक जो शब्दावली है, राजस्थान के लोग या उत्तर प्रदेश के लोग उसको ठीक तरह से न बोल पाएँ, और वो अपने क्षेत्रों में गलत तरीके से उच्चारण करते हुए अपनी अपनी बोलियां विकसित कर लें, तो उस भाषा की अनेक बोलियां हो जाती है। अब आप इस विस्तार को आप देखिए। संस्कृत जब कठिन हुई
और संस्कृत का जब गलत उच्चारण हुआ तो वह पाली बोली बनी, उससे बोली निकली, उसको पाली कहा गया। पाली जब उन 4 प्रक्रियाओं से होते हुए वापस भाषा बनी, और वापस भाषा बनने के बाद में जब जनता उसको न बोल पाई, जनता के लिए फिर से कठिन हो गई, तो पाली को जब गलत उच्चारण किया गया तो उससे प्राकृत निकले। प्राकृत एक बार फिर उन 4 प्रक्रियाओं से, 4 दौरों से होकर गुजरी, तो वह प्राकृत वापस भाषा बनी, और भाषा बनने के बाद में फिर वह जनता के लिए कठिन हुई, और उससे फिर अपभ्रंश निकले। अपभ्रंश फिर कठिन हुई तो उससे अवहट निकली, और अवहट को जब और सरल किया गया, यानी अवहट भी जनता के लिए जब समझने में, बोलने में कठिनाई हुई, तो उससे और बोलियां निकली। वो बोलियां दरअसल आधुनिक काल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यह दरअसल एक भाषा का विकास है जो उत्तरोत्तर सरल होता जाता है। संस्कृत सबसे कठिन थी, और आज जब हम हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह संस्कृत का बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप है, यह कह सकते हैं। यानी संस्कृत को बिल्कुल आसान सरल कर दिया गया है, जनमानस उसको समझ पाएगा। अब यह भी संभव है कि हिंदी और कठिन हो जाए, और आने वाले समय में जो जनमानस है, अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए कठिन हो जाए, तो यह संभव है कि हिंदी का भी सरलीकरण और होगा, वह भी हिंदी से एक सरल और भाषा भी निकल सकती है, तो यह भी संभव है। अब जो ये इसका इतिहास है, इसको हम सरल तरीके से समझते हैं। आप इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, तब मैंने पहले लिख दिया है। संस्कृत जो कि सब भाषाओं की, सब आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत का समय काल आप मान सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये 1000 साल का समय मान सकते हैं। और जो संस्कृत है वह दरअसल 2 विकासों से होकर गुजरी है, यानी संस्कृत के 2 रूप आए हैं। कैसे? पहला संस्कृत का जो रूप था, जो प्राथमिक था, वो था वैदिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत का हम टाइम मान सकते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी यह 500 वर्ष का हम टाइम मान सकते हैं। वैदिक संस्कृत दरअसल कठिन भाषा थी। वैदिक संस्कृत यह संस्कृत की आदिम अवस्था है। इसमें जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं वो लिखे गए, जिनमें आप वेद, वेदांग, उपनिषद, ये जितने भी ग्रंथ हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, जब भाषा कठिन हो जाती है, जनता उसको समझ नहीं पाती है, तो जनता उसका सरलीकरण करती है, जनता उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। तो जब वैदिक संस्कृत विद्वानों तक, पढ़े लिखे लोगों तक, पंडितों तक सीमित हो गई, तो वैदिक संस्कृत का एक सरल रूप विकसित हुआ, उसको बोला जाता है लौकिक संस्कृत। संस्कृत का लौकिक रूप, लौकिक संस्कृत आचरण में आया, और इसका समय था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, यानी 500 साल वैदिक संस्कृत के, 500 साल लौकिक संस्कृत के, और संस्कृत के कुल मिलाकर साल हो गए 1000। तो लौकिक संस्कृत में जब जनता बात करने लगी, जनता उसको समझने लगी, तो इसमें साहित्य रचना लिखी गई। कौन कौन सी? रामायण, महाभारत, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये जो ग्रंथ थे ये लौकिक संस्कृत में लिखे गए। यहाँ पर आपको एक बार फिर बता देता हूँ, वैदिक संस्कृत एक भाषा, जब यह आमजन के लिए मुश्किल हुई तो इससे बोली निकली लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत में एक बार फिर जब ग्रंथ लिखे गए, साहित्य रचना होने लगी, तो लौकिक संस्कृत एक बार फिर भाषा बन गई तो लोगों के लिए फिर कठिन हुई, और लोगों के लिए जब फिर कठिन हुई तो इससे एक और भाषा का विकास हुआ। लोगों ने गलत उच्चारण किया, उससे निकली पाली। पाली शब्द दरअसल पल्ली शब्द से बना है।
कहते हैं कि पल्ली शब्द का अर्थ होता है गांव, ग्राम, यानी ग्रामीणों द्वारा बोले जाने वाली भाषा, उसको पाली कहा जाता है। तो पाली भाषा का लौकिक संस्कृत से विकास हुआ। इसका समय आप 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मान सकते हैं और माना जाता है। पाली बोली थी और पाली 500 सालों का सफ़र तय किया पाली भाषा ने, बोली ने, और बोली वह क्या बनती गई, भाषा बन गई। भाषा कैसे बनी? क्योंकि भाषा जब किसी धार्मिक और सांस्कृतिक विस्तार में शामिल हो जाती है, उसके प्रसार का माध्यम बन जाती है, उसमें साहित्य रचनाएं होने शुरू हो जाती है, उसका व्याकरण लिखा जाना शुरू हो जाता है, तो एक बोली भाषा बन जाती है। ऐसा ही पाली के साथ हुआ। अब आप कहेंगे कि पाली के अंदर कौन सा साहित्य लिखा गया? यह वह दौर है जब गौतम बुद्ध का उद्भव हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे और बौद्ध धर्म का जितना भी साहित्य है और उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैसे गौतम बुद्ध का जो उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक भी पाली भाषा में लिखा गया है। विनय पिटक भी पाली भाषा में लिखा गया है और अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक भी पाली भाषा में लिखा गया है। तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो पाली भाषा का विकास दरअसल बौद्ध धर्म के उपदेशों के प्रसार का माध्यम भी यह पाली भाषा बनी। तो कह सकते हैं कि पाली भाषा भी अपने आप में उस समय के लोगों के लिए कठिन हुई। पाली भाषा जब कठिन हुई तो पाली भाषा का गलत उच्चारण किया गया और पाली भाषा एक बार फिर से क्या हुई, स्वाभाविक हुई। देखिए, कोई भाषा का व्याकरण जब लिखा जाता है, उसमें साहित्यिक रचनाएं होती है, तो वह उसका मानकीकरण कहा जाता है, यानी वह मानक की ओर बढ़ती है। और जब किसी भी भाषा का मानकीकरण होता है तो आम जनमानस है वह उससे कटने लग जाता है और उस भाषा को फिर गलत तरीके से उच्चारित करते हुए वह अपनी एक बोली ईजाद कर लेता है। तो पाली भाषा का भी स्वाभाविकरण हुआ या वह वापस अपनी प्रकृति में लौटी, स्वभाव में लौटी। उसको कहा जाता है प्राकृत। ये भी कहते हैं कि जो लौकिक संस्कृत है और उससे पाली निकली, पाली से प्राकृत निकली। प्राकृत दरअसल दूसरी प्राकृत है, क्योंकि लौकिक संस्कृत पहली बार स्वाभाविक हुई पाली के रूप में, तो पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं और जो प्राकृत है उसको दूसरी प्राकृत कहते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उससे निकली प्राकृत। अब देखिए, भाषाएं कैसे विकसित होती हैं और कैसे उनका गलत उच्चारण होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। संस्कृत के अंदर कहा जाता है धर्म। पाली में धर्म को गलत उच्चारण किया गया तो बोला गया धम, और प्राकृत में बोला गया धाम। उसी तरह से संस्कृत में कहा जाता है कर्म, पाली में कहा जाता है कम, और प्राकृत में जब ये आया तो बन गया काम। इस तरह से क्या है, भाषा का विकास होता है। यह तत्सम शब्द है, सबसे मौलिक शब्द है धर्म। पाली में यह हो गया धम, यानी जनता ने इसका गलत उच्चारण किया, धर्म को धम बोल दिया और धम फिर एक बार फिर कठिन हुआ तो इसको धाम बोल दिया। इस तरह से भाषाओं का क्या है, विकास होता है। तो अब देखिए, पाली से प्राकृत निकले और प्राकृत देश के विभिन्न कोनों में अपना अलग अलग रूप उसने इजाद किया बोली के रूप में। बोर्ड छोटा है तो नीचे आएगा नहीं, तो मैं प्राकृत के बारे में ऊपर डिटेल में आपको बताता हूं कि प्राकृत कितने रूपों में भारत के अंदर विस्तृत हुई और उससे अनेक भाषाएं कैसे विकसित हुई। देखिए, यह है प्राकृत। प्राकृत का दरअसल 6 रूपों में भारत में विकास हुआ। 6 रूप कौन कौन से हैं वो मैं आपको आसानी से, सरलता से बता रहा हूं। ये देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। पहला जो प्राकृत का रूप था उसको मागधी प्राकृत कहा जाता है, मागधी प्राकृत। दूसरा अर्धमागधी
प्राकृत। ये बिहार यूपी में विकसित हुई मागधी प्राकृत। ये बिहार यूपी आप आ लीजिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और शोरसेनी प्राकृत तीसरी शोरसेनी प्राकृत। उसके बाद में राजस्थानी प्राकृत। राजस्थान के अंदर जो प्राकृत विकसित हुई उसको राजस्थानी प्राकृत कहा जाता है। पांचवी खस प्राकृत। खस कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र को। तो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल की ओर, कश्मीर से होते हुए नीचे तक पूर्व की ओर जो प्राकृत विकसित हुई उसको खस प्राकृत। प्राकृत कहाँ से आ रही है? पाली से। और पाली से प्राकृत, और प्राकृत के 6 रूप 6 बोलियां विकसित हुई पहाड़ी क्षेत्र में। खस प्राकृत ये भौगोलिक वर्गीकरण है एक तरीके से आप कह सकते हैं। और आखिरी ब्राचड़ प्राकृत। ब्राचड़ प्राकृत। तो हो सकता है आपको ये प्राकृत ऊपर दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्राकृत का जो समय है वह 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक हम मानते हैं, यानी 500 सालों का वक्त भी इसमें लगा। तो प्राकृत के रूप में मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी प्राकृत, राजस्थानी, खस प्राकृत और प्राचड़ प्राकृत। प्राकृत से जिस भाषा का, जिन बोलियों का उद्भव हुआ उसको कहा जाता है अपभ्रंश, जो कि हमने शुरुआत में कहा था। तो मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश का विकास हुआ, अपभ्रंश का। अर्धमागधी से अर्धमागधी अपभ्रंश का विकास हुआ। शोरसेनी से शोरसेनी अपभ्रंश का विकास हुआ। राजस्थानी से राजस्थानी अपभ्रंश का विकास हुआ। खस से खस अपभ्रंश का विकास हुआ। और ब्राचड़ से ब्राचड़ अपभ्रंश का विकास हुआ। ये देखिए, ये जो सलेप है आप देख पा रहे होंगे, ये है अपभ्रंश के, यानी ये अपभ्रंश की बोलियां हैं। ये है प्राकृत। तो अपभ्रंश का समय काल प्राकृत से आगे का हो जाएगा, यानी 500 से 1000 ईस्वी। इस बात को आप गौर से समझिए और देखिए। प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का उद्भव हुआ। और एक भाषा कैसे विकसित होती है, यानी जब भाषा कठिन हो जाती है तो उससे बोलियां निकलती है, बोलियों का सैकड़ों सालों तक विकास होता है, उसके बाद में फिर वह भाषा बन जाती है। और उस तरह से अपभ्रंश भी अपने आप में प्राकृत से निकली और एक भाषा बनी। अपभ्रंश भाषा कैसे बनी आपको पता है, हेमचंद्र ने इसका व्याकरण लिखा है शब्दानुशासन करके। तो इसका व्याकरण लिखा गया, अपभ्रंश में साहित्य भी रचा गया। तो ये भी अपने आप में एक भाषा बनी। ये जब भाषा बनी, जनता के लिए कठिन हुई अपभ्रंश भी, तो इससे बोलियों का विकास हुआ। और बोलियों का क्या विकास हुआ? कौन सी बोलियों का विकास हुआ? मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ, बिहारी हिंदी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। ये देखिए, शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। राजस्थानी से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ। खस से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। ब्राचड़ से सिंधी हिंदी का, यानी ये ब्राचड़ सिंध प्रदेश को कहा जाता है, सिंधी हिंदी का विकास हुआ। तो ये जो है ये उपभाषाएं थी और इनको कहा गया अवहट। देखिए, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट।
अवहट यानी 1000 ईस्वी के बाद में जितनी भी भाषाएं आधुनिक काल में जो विकसित हुई उनको अवहट से उत्पन्न माना जाता है। सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि प्राकृत और उसके बाद जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश और हिंदी के बीच में जो कड़ी है वो अवहट को कहा जाता है। और अवहट को चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी के नाम से पुकारते हैं। अवहट कौन सी है? ये बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और सिंधी हिंदी, ये अपभ्रंश से निकले। अपभ्रंश किससे निकली? प्राकृत से निकली। प्राकृत किससे निकली? पाली से निकली। पाली किससे निकली? लौकिक संस्कृत से निकली। लौकिक संस्कृत किससे निकली? वैदिक संस्कृत से निकली। और वैदिक संस्कृत जो है वो आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। तो ये भाषा का क्या है? विकास है। तो बिहारी हिंदी अवहट के रूप में हमारे सामने आई, तो ये भी जब कठिन हुई, लोगों के लिए समझने में मुश्किल हुई, इनसे भी भाषाएं निकली, इनसे भी भाषाओं का विकास हुआ। बिहारी हिंदी से 3 बोलियां निकली जो कि वर्तमान में भी मौजूद है और हम उनका इस्तेमाल करते हैं। बिहारी हिंदी से जो बोलियां निकली वो है भोजपुरी। एक बात और बता देता हूं, हिंदी क्या है? दरअसल हिंदी बोलियों का समुदाय है, हिंदी और कुछ नहीं है। अब जो इन उपभाषाओं से अवहट से जो बोलियां निकलेगी और उन बोलियों का जो एक समुदाय बनेगा, एक समुच्चय बनेगा, जिस तरह से बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के समुच्चय को अवहट कहा जाता है। मागधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, राजस्थानी, खस, प्राचीण को, अपभ्रंश को, इस समुच्चय को अपभ्रंश कहा जाता है। इन 6 भागों के समुच्चय को प्राकृत कहा जाता है। उसी तरह से अवहट के बाद में जो ये बोलियां विकसित होंगी, इन्हीं बोलियों के समूह को ही हिंदी कहा जाता है। इस बात को आप गौर से समझिएगा। बिहारी हिंदी से भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 भाषाएं, माफ कीजिए, बोलियां निकली। पूर्वी हिंदी से भी 3 बोलियों का विकास हुआ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी के बारे में पूछा जा सकता है कि अवधी के बड़े साहित्यकार हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन हुए हैं? आप सब जानते हैं, तुलसीदास। पश्चिमी हिंदी से 6 बोलियों का विकास हुआ, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली। खड़ी बोली को दरअसल कोरवी भी कहा जाता है। यह जो नामकरण है ये राहुल सांकृत्यायन ने किया था। राहुल सांकृत्यायन आप जानते हैं, बड़े घुमक्कड़ रचनाकार हुए हैं, बड़े महापंडित भी उन्हें साहित्य में कहा जाता है। उनकी शुरुआत में मैंने किताबें पढ़ी थी जब मैं स्कूली पढ़ाई कर रहा था। तुम्हारी क्षय, मानसिक गुलामी, दिमागी गुलामी के नाम से उनकी किताबें हैं। और बहुत सी उनकी किताबें हैं जो कि विचारों को शुरुआत में खोलने वाली है। तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरवी कहा। उसके बाद में हरियाणवी और दक्षिणी, ये पश्चिमी हिंदी से 6 बोलियां विकसित हुई। राजस्थानी हिंदी से 4 बोलियां, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढानी। ढूंढानी को जयपुरी भी कहा जाता है क्योंकि जयपुर के क्षेत्र में इसको बोला जाता है। और आखिर में मालवी। अब मैं आपको बता देता हूँ, मालवी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बोली जाती है। ये जो जयपुरी है ये राजस्थान के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है, मेवाती उत्तरी हिस्से में और मारवाड़ी पश्चिमी हिस्से में। तो इस तरह से आप भौगोलिक रूप से भी समझ सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में मारवाड़ी, उत्तरी हिस्से में मेवाती, पूर्वी हिस्से में ढूंढानी जिसको जयपुरी भी कहा जाता है, और दक्षिणी हिस्से में मालवी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मालवा से सटी हुई जगह है इसलिए उसको मालवी कहा जाता है। पहाड़ी हिंदी से भी आप भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर
उत्तरी हिस्से में हिमाचली विकसित हुई, कश्मीरी विकसित हुई, और पहाड़ का जो मध्यवर्ती हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, वहां पर कुमाऊनी बोली विकसित हुई। मध्यवर्ती हिस्से में एक बोली और विकसित हुई, इसको कहा जाता है गढ़वाली। गढ़वाली। और जो पहाड़ी का पूर्वी हिस्सा है, वहां एक नेपाली और एक गोरखाली, ये पहाड़ी हिंदी से 6 बोलियां विकसित हुई। और सिंधी हिंदी से सिंध की अपनी एक बोली विकसित हुई, जो कि काफ़ी मशहूर हुई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्राकृत से इतने भाग विभक्त हुए। इन भागों से अपभ्रंश का विकास हुआ, अपभ्रंश से अवट का विकास हुआ, जो कि बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के रूप में विकसित हुई। और इस अवट से या पुरानी हिंदी से चंद्रधर शर्मा गुलेरी की भाषा में कहें तो इन बोलियों का विकास हुआ। बिहारी हिंदी से भोजपुरी, मगही, मैथिली, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और ये तमाम बोलियां हैं। समझने वाली क्या बात है कि ये जो बोलियां हैं, जितनी भी बोलियां हैं, यही दरअसल हिंदी है। हिंदी क्या है? बोलियों का एक समुदाय है, और इन बोलियों के समुच्चय को ही हिंदी कहा जाता है। बिहार में अलग हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में अलग हिंदी बोली जाती है, या कह सकते हैं कि जिस तरह से अवट जो भाषा थी वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग तरीके से विकसित हुई, उनसे अलग अलग बोलियां निकली। और संभव है कि ये बोलियां अपने आप में भाषा के रूप में विकसित होगी तो खुद एक भाषा बन जाएगी। जैसे कि ब्रज भाषा में बड़ा साहित्य लिखा गया, अवधी भाषा में बड़ा साहित्य लिखा गया, खड़ी बोली में साहित्य लिखा गया, राजस्थानी में बहुत अधिक साहित्य लिखा गया है। देखिए, ब्रज भाषा के बड़े रचनाकारों में आप किनको मानते हैं? आपको याद होगा सूरदास, अवधी में तुलसीदास। तो ये है दरअसल हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा की बोलियों का विकास। और इसको आप इसी तरह से पढ़ेंगे कि हिंदी दरअसल बोलियों का एक समुदाय है। एक सामाजिक विकास के तहत बोलियों का विकास होता है। और जैसा कि मैंने इस कक्षा की शुरुआत में कहा कि एक भाषा बिगड़कर बोली बनती है, बोली विकसित होकर भाषा बनती है, और यह प्रक्रिया अंतहीन तरीके से चलती रहती है। संस्कृत से चली थी, आज हम इन बोलियों पर आकर ठहरे हैं। और हर भाषा के विकास में और उसके बिखरने में करीब करीब 500 वर्षों का वक्त लगता है। हमने हर भाषा को 500 सालों में बांटकर देखा है, जैसे प्राकृत को देखा है, अपभ्रंश को देखा है, अवट को देखा है। उम्मीद करता हूँ कि यह कक्षा आप सबके लिए लाभदायक रहेगी, और आप जिन भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कह ही सकता हूँ कि जो हमने आज पढ़ा है वही दरअसल भाषा से जुड़े विषय में महत्व रखता है। तो आशा करता हूँ कि ये कक्षा आपके लिए उपयोगी रहेगी, और जो आपके लिए असुविधा रह रही है होगी कि जो मैं पीछे लिख रहा हूँ बोर्ड पर वो आपको नहीं दिखाई दे रहा, कुछ वक्त के बाद में दिखाई देने लग जाएगा। अब थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो आपको भी कुछ कठिनाई होगी, मैं भी कठिनाइयों का सामना कर ही रहा हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हिम्मत बढ़ेगी, और हिम्मत बढ़ेगी तो निरंतर कक्षाएं आती रहेंगी और आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। तो इसी आशा के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, संभव है कि आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को उन बच्चों के साथ, उन विद्यार्थियों के साथ साझा करें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी पढ़ना चाहते हैं। तो कुछ नहीं लगेगा, फ्री कक्षाएं हैं, आप इत्मीनान से देखिए, साझा भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कक्षा को बांटिए। मिलेंगे ऐसे ही अगली कक्षा में, ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।